बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 11th क्लास का टॉपिक है और केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर हमारा लगातार कंटिन्यूएशन में 11th का चल रहा है उसी का ये टॉपिक लिया है हमने आज। इस टॉपिक में कुछ जैसे हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने पढ़ाया, आयनिक बॉन्ड भी पढ़ाया, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ाया, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ाया और मैंने वेस्पर थ्योरी भी पढ़ाई है इसमें। तो अब मुझे लगता है कि इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी को भी एक्सप्लेन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो केमिकल बॉन्डिंग का ही टॉपिक है। नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको वीबीटी के नाम से जाना जाता है, बड़ा फेमस थ्योरी है ये। और इस थ्योरी को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1927 में, साइंटिस्ट का नाम है हिटलर एंड लंडन, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1927। इस थ्योरी में था क्या कहा था हिटलर एंड लंडन ने, ये बात तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस थ्योरी को फर्दर इंप्रूव किया था पॉलिंग और स्लेटर ने। तो पॉलिंग और स्लेटर और हिटलर एंड लंडन दोनों के कंसेप्ट को मिला के जो थ्योरी बनी है वही थ्योरी आप आज पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहती है थ्योरी और क्या है पॉइंट? तो हिटलर और लंडन और पॉलिंग और स्टेलर दोनों के स्लेटर दोनों के पॉइंट्स को हम मर्ज करके आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। यानी कि हर जितना इजी वे में आपको हम कंक्लूजन दे पा रहे हैं वो कंक्लूजन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज दैट स्पेस वेयर द फॉर्मेट 3-डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती, संभावना ज्यादा होती, वो एरिया कहलाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चाहता है। और किस लिए पेयर अप होना चाहता है? क्योंकि वो अपने नोबल गैस कन्फिगरेशन को गेन करके स्टेबल होना चाहता है। इट मींस अगर किसी भी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पेयर्ड होने के लिए दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, दूसरे एटम से कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद अपने आप को नोबल गैस कन्फिगरेशन और स्टेबल कन्फिगरेशन को गेन कर लेता है। मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनते रहिएगा। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, अब इन्होंने क्या कहा, इनके मेन पॉइंट्स क्या थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल के पास अट्रैक्ट होता, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। अगर इसका स्पिन क्लॉकवाइज है तो इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी वो पास आएंगे। जब ये दो अपोजिट स्पिन वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल पास आती हैं तो ओवरलैप करती हैं और ओवरलैप करने के बाद बनाती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट स्पिन come close to each other, then they combine to form molecular orbital, तब वो बनाती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एरिया है मॉलिक्यूल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने के चांस, होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर एक डायग्राम से अभी हम आपको बताने की कोशिश करें तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसे हम 1s1 मान लेते हैं। ये दूसरे हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 1s1 है, लेकिन हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिखाया, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपोजिट स्पिन आपको दिखाया। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कंबाइन
कंबाइन करने के बाद जो ऑर्बिटल बनती है ये कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही रहा होगा, ये अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, दोनों कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। ये कहलाता है H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्चुअल में तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि बताता है कि मॉलिक्यूल जब बन रहा होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे होगा, ये बताया हिटलर एंड लंडन ने। लेकिन पॉलिंग और स्लेटर ने बाद में किया क्या, उन्होंने बताया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास आती तो उनमें ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल अपोजिट इलेक्ट्रॉन लिए हुए, यानी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन लिए हुए पास पास आती हैं, ओवरलैप करती हैं, तभी बनती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये ओवरलैपिंग जितना वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही अच्छा ओवरलैपिंग होगा, ये कहा पॉलिंग और स्लेटर ने। उन्होंने ये भी कहा कि जो ओवरलैपिंग है वो तीन तरीके की पॉसिबल है, एक तो होती है एस एस ओवरलैपिंग, एक होती है एसपी ओवरलैपिंग और एक होती है पीपी ओवरलैपिंग। यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो पीपी ओवरलैपिंग से बनता है, एसपी ओवरलैपिंग से बनता है, एसएस ओवरलैपिंग से बनता है, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग, यानी कि स्ट्रॉन्गर मोर इज द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा। ये बात है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब यहीं पर एक चीज बता दें कि ऑर्बिटल की जो इनकी ओवरलैपिंग और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, पीपी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है एज कंपेयर टू एसपी ओवरलैपिंग, एज कंपेयर टू एसएस ओवरलैपिंग। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल एज ओवरलैपिंग पावर, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल तो पीपी होगी, उसके बाद एसपी होगी, उसके बाद एसएस होगी। ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। बड़ा अच्छी थ्योरी है। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं कुछ मॉलिक्यूल आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने जो एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल में ही लिया था वो है H सिंगल बॉन्ड, H मतलब H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में आपने देखा H ये एक हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के 1s1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम में 1s1 कन्फिगरेशन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन है इसके साथ। अब ये दोनों पास पास आएंगे, जब दोनों पास पास आएंगे कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो बनेगी, इसे हमने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल, इसे भी बोला एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये कहलाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एमओ के नाम से जानी जाती है। यानी ये H एटम है, ये H एटम है, इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए H2 मॉलिक्यूल तैयार कर दिया। ये एग्जाम्पल हुआ हमारा हाइड्रोजन H2 का। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फ्लोरीन का, F2 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर हम F2 का एग्जाम्पल लें तो कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, वो भी आप देख लीजिएगा। यानी F2 का एग्जाम्पल लिया तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, यानी इसमें आपने पता है कि फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि p ऑर्बिटल आपके सामने दिख रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रही है, इसी यानी ये हमने pz एटॉमिक ऑर्बिटल बना दी, ये है 2pz। आप ध्यान से देखें, ये हमने 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल यहां तैयार कर दी, इसमें एक हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दिया ऐसे करके। अब ऐसे दूसरा फ्लोरीन, भाई फ्लोरीन जब बना होगा तो फ्लोरीन में आप जानते होंगे ना कि F और F यानी दो फ्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए होंगे तभी तो F2 मॉलिक्यूल बनेगा, और जब F2 बनेगा तो क्या होगा, दूसरा फ्लोरीन एटम भी अपनी 2pz ऑर्बिटल, उसका भी कन्फिगरेशन यही लिखा जाएगा, वो अपोजिट स्पिन के साथ लेकर के आएगा, और जब कंबाइन करेगा तो कंडीशन आपको ये दिखाई देगी, दोनों ये F एटम है, ये F एटम है, और ये F2 मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो जब आप F2 मॉलिक्यूल को देखते हैं तो कंडीशन आपको ये दिखाई देती है, ये कहलाती है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कहलाती है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरीके से भी दिखाया जाता है। और फिर भी एक तरीका और भी है, आप यहाँ करिए बॉक्स बना दीजिए, इस तरीके से बॉक्स दिखा दीजिए, यानी 2px 2py 2pz 1 2 3 4 5 और ये अनपेयर्ड छोड़ दीजिए। ऐसे दूसरा F2 का बना दीजिए, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग दिखा दीजिए,
ये एक हो गया, ये एक फ्लोरीन हो गया, और दूसरा फ्लोरीन भी हम यहाँ दिखा देते हैं, ये वाला, ये फ्लोरीन एटम दूसरा हो गया। 1 2 3 4 5, ये अपोजिट स्पिन के साथ देखना पड़ेगा। अब इनको आप कंबाइन करा दीजिए, जब कंबाइन करेंगे तो यही कंडीशन आपके सामने जनरेट हो जाएगी। तो ये बनाया हमने F2 मॉलिक्यूल का डायग्राम। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की जो ऑर्बिटल पिक्चर है वो भी एक्सप्लेन हो जाती है कि आखिरकार ओवरलैपिंग किस कैटेगरी की है, कौन सी ऑर्बिटल उसमें ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये H2 मॉलिक्यूल हुआ, F2 मॉलिक्यूल हुआ। अब हम आपको HF मॉलिक्यूल भी बताए दे रहे हैं। अब H को आप देखेंगे तो H क्या लिखा जाएगा, 1s1। फ्लोरीन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p में X, 2p में Y, 2p में Z, 2 2 1। अब आप यानी हाइड्रोजन एटम ये बनाया हमने, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बना दिया, ये है 1s1 की कंडीशन। और ये हमने दूसरा बनाया फ्लोरीन एटम की 2pZ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए हुए है ये। अब ये जब दोनों ओवर, ये फ्लोरीन एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल है 2pZ, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाली हमने बनाई है, इंडिकेट कर रही है, और ये वाली यहाँ इंडिकेट कर रही है। दोनों को ओवरलैप करा दीजिए, पास पास आएंगी, दोनों के बीच में आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का बना दीजिएगा। तो ये कंडीशन अब आपकी क्रिएट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाता है ये, यहाँ पर जो इसकी दीवार होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और अल्टीमेट आपको ऑर्बिटल, इस तरीके की ऑर्बिटल आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं आपसे, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि H और F के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बना। और आप जानते भी कि बॉन्ड सिग्मा ही होता है, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। और सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पॉइंट है। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो इसी मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी में नीचे की तरफ जाइएगा तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें लिखा हुआ है सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो उसको पढ़िएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग किस कैटेगरी की होती है। तो ये मैंने बताया HF मॉलिक्यूल। इसी तरीके से हम आपको O2 मॉलिक्यूल भी समझाते हैं कि O2 मॉलिक्यूल क्या होता है। तो O2 मॉलिक्यूल में हम लोग O का लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p4। अब 2p4 को ब्रेक करके लिख देते हैं 2px, 2py, 2pz, यहाँ पर 2 1 1 हो गया 4। ऐसे दूसरा भी ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मीनिंग ये हुआ कि एक हमने ऑर्बिटल आपकी ये ले ली, इसका नाम है 2py, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा हमने, ठीक है ना। और एक हमने ऑर्बिटल आपकी ये ले ली, इसका नाम है 2pz, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा। ये एक ऑक्सीजन एटम की है, 2px कंप्लीटली फिल्ड है, उससे मतलब नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया हमारे पास। अब ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हम यहाँ बना रहे हैं, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम इससे ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब ये ऐसे हुआ, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो ये दूसरे ऑक्सीजन एटम की 2p कौन सी है, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपकी हो गई 2pz और ये हो गई 2py, और ये ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया। अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये 2py बनाया है, तो 2py इसकी यहाँ भी लिखी जा सकती है 2py। अब आप देखें इनके अंदर जो है ओवरलैपिंग हेड ऑन हुई, और इसके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, साइड वाइज। तो आप देखते हैं ऑक्सीजन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक साइड वाइज से डबल बॉन्ड बनता है, तो एक सिग्मा हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। यानी कि ऑक्सीजन एटम दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि एक p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करती है और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल pz जो है वो हेड ऑन ओवरलैप करती है, तो इसलिए इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों निकल के आ जाते हैं। इसी तरीके से आप N2 मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब N2 को एक्सप्लेन करेंगे तो कंडीशन क्या होगी वो भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ N2 आपने लिख दिया तो ये N एटम 7 होता है, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में आपको एक ऑर्बिटल और बनानी पड़ जाएगी, ये वाली एक ऑर्बिटल और बनानी पड़ जाएगी, ये वाली, इसमें भी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब ये आपके सामने हो गई 2px, ये भी हो गई 2px, 2py। अब ये सब ऑर्बिटल हो गई, ये भी ओवरलैप करेगी साइड वाइज, तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम कहलाएगा, ये नाइट्रोजन एटम कहलाएगा, ये नाइट्रोजन एटम कहलाएगा। अब N के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया
और ऊपर नीचे 2 पाई बॉन्ड हो गए, ये भी आप देख रहे हैं अच्छे से, यानी यहाँ पर ये वाली ओवरलैपिंग इस तरीके से दिखाई, तो ये 2 बॉन्ड हो गए, यहाँ पर बना दिए बीच में सिंगल बॉन्ड, इधर उधर ऐसे, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल भी बताता है कि ये कैसे बॉन्ड बनता है, यानी कि अब हमने एक कंक्लूजन जो निकाला वो निकल करके ये आया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेनेशन, कोवेलेंट बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन का एक बेटर तरीका है, जो हिटलर और लंदन और पॉलिंग और स्लेटर ने बाद में एक्सप्लेन किया था। तो ये हुई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेनेशन। इसको पढ़िए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्लास 10th से 11th में जो बच्चे आए हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक न करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ आपको आगे फास्ट सिलेबस चलाया जाएगा, उसमें आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, थोड़ा समझते रहेंगे, तो आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जरूर मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों का भला हो सके, वो पढ़ सकें, घर पे बैठे हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।